वो आपके महबूब नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा तालियों से उनका जोरदार स्वागत कीजिए, तालियों से तो स्वागत कीजिए। मैं माल कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार प्रत्याशी जो हैं श्री सोमनाथ जी को आग्रह करता हूं कि वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुके जो है वो प्रदान करी। ये हमारे माल कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार श्री सोमनाथ जी जो हैं अपने महबूब नेता को जो है बुके जो है प्रदान कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे भाई चंद्रशेखर जी आजाद के साथ जितने भी साथी जो हैं आए हुए हैं, मैं उनका भी जहां माल ब्लॉक में माल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो है हम वेलकम करते हैं। साथियों, हमारे जम्मू कश्मीर के इस इकाई के प्रधान रहमत जी एडवोकेट, हम उनका भी जहां वेलकम करते हैं। स्टेट की जो जितनी भी टीम जो है हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो इस कारवां को हमारे भाई चंद्रशेखर जी का योगदान कर रहे हैं, उनके कारवां के साथ चल रहे हैं, हम उनका भी जो है स्वागत करते हैं। तो साथियों, और जोरी से आए हुए हमारे कुछ साथी जो हैं वो भाई चंद्रशेखर जी को जिला प्रभारी संजय समयाल जी जो हैं वो चंद्रशेखर जी आजाद जो हैं हमारे महबूब नेता जो हैं उनको समाप्त जो है करने जा रहे हैं। जिससे करजोरी से आए हुए साथी जो हैं इस वक्त है अपने महबूब नेता को सम्मानित कर रहे हैं। जिससे करजोरी से समझे समयाल एडवोकेट जो हैं। तो साथियों, दिल्ली से आई हुई जितनी भी टीम है हमारे भाई चंद्रशेखर जी के साथ आए हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से उनका भी वेलकम करते हैं। साथी जो नौजवान साथी जो हैं भाई चंद्रशेखर जी को बुके जो हैं तो सम्मान उनका कर रहे हैं। मैं उनका सभी नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम, जो अपने महबूब नेता को जो बुके प्रदान कर रहे हैं। साथियों, जो सभा से हम जिनका अपने महबूब नेता का जिनका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हम अपने महबूब नेता को सुनने के लिए जहां बहुत दूर दूर से जो है नौजवान साथी आए हुए हैं और स्टेट की इकाई जो है एडवोकेट रजत रामन जी, उनके साथ जितने भी उनकी इकाई है उनकी टीम है, हम उनका भी जो है दिल की गहराइयों से इस हाल में, इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में जो है उनका भी स्वागत करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो इस वक्त साथियों माड़ में पहुंचे, क्योंकि गर्मी बहुत है, भव्य तरीके से उनका आप स्वागत सुबह से यहाँ पर अपने महबूब नेता को सुनने के लिए जहां इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, तो आपके इस माल कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी जो हैं सोमनाथ जी जो हैं वो सिर्फ बोलेंगे, उसके बाद जो है हम अपना सब सारा टाइम जो है हमारे महबूब नेता भाई चंद्रशेखर जी आजाद को देंगे, क्योंकि हम उनको सुनने जहां दूर दूर से नौजवान साथी आए हुए हैं।
पंडाल में जितने भी साथी खड़े हैं, मेरे दाई बाई खड़े हैं, वो प्लीज चेयर में बैठ के आए, चेयर पर बैठ जाएं और चेयर पर बैठ करके अपने महबूब नेता को सुने। साथियों, ये बहुत खुशी का मकाम है, बहुत खुशी की घड़ी है कि मार कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि जम्मू शहर के नजदीक, जम्मू सिटी के नजदीक पड़ती है, आज हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन भाई चंद्रशेखर जी आजाद जो है हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और साथी बहुत उतावले हैं उनको सुनने के लिए। तो साथियों, हम उनका सभी साथी जो बैठ गए, कोई भी साथी जो खड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है। जिस पार्टी में, जिस संगठन में डिसिप्लिन है, वही डिसिप्लिन जो वो साथी जो है पार्टी आगे बढ़ सकती है। चेहरों पर बैठ जाइए, पीछे चेयर खाली हैं। तो मैं हमारे जहां से प्रत्याशी जो हैं, जो मैदान में जो है खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सोमनाथ जी को कि वो आकर के अपने विचार साझा करें। श्री सोमनाथ जी जो कि आपके जाने पहचाने अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, इनके विचार सुनिए। जय भीम, जय भारत। आदरणीय मंच पर विराजमान भीम आर्मी के चीफ व आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रेसिडेंट एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, इनके साथ भीम आर्मी के जनरल सेक्रेटरी श्री हतेश माही जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय मेंबर जेडी बुकारिया जी, श्री विजय यादव जी और आजाद समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट रजीत रमेश जी, जनरल सेक्रेटरी विनय कुंडल जी, पप्पू जी, संजीव जी, सतीश जी, कृष्ण जी, बलराम जी, मूलराज जी, माही शर्मा जी और बिशपदीप जी, जो पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे जहां मार कॉन्स्टिट्यूंसी के साथी जो मेरे साथ पिछले 10-15 दिन से चले हुए हैं, ये जो हमारे बीडी पापा साहब जो एंकरिंग का काम कर रहे हैं, कैप्टन पूरन चंद जी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री सिकंदर लाल जी, राम प्रकाश जी लेक्चरर और लेक्चरर रतन लाल जी, शिवराम जी और इनके साथ ही जनजीवन लाल जी, ये लगातार से मेरे साथ पिछले 15 दिन से इस मार कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव हैं, जहां पर 114 पोलिंग स्टेशन है और जहां पर 93,218 वोटर है, तो मैंने पिछले 15 दिन से लगातार जहां पर मैं हर गांव में घूम कर देखा है। पंडाल में बैठे हुए मेरे जितने भी बुजुर्ग माता बहना और नौजवान यूथ, मैं आप सबका जहां बेटर हाल नागमनी में जहां का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं कि आपने अपना टाइम निकालकर इस प्रोग्राम में
कुछ सीखने के लिए आप आए। आज ये हमारे सामने नगीना लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवकों के चाहता ही नहीं बल्कि पूरे भारत के नौजवान के चाहते हैं। इनको नौजवान बहुत ही प्यार करते हैं। वो ऐसा है कि ये नौजवानों की बात करते हैं, ये खुद भी नौजवान है और पिछले 2 महीने से जम्मू में इन्होंने अपनी इस आजाद समाज पार्टी का आगमन किया और आज वो हमारे बीच में है। तो यही इनकी एक निशानी है, यही इनकी एक वो जो चीज हमें इनको अपनी तरफ खींचती है। तो इनका जो भी डिसीजन होता है वो क्विक में डिसीजन होता है कि जो करना है उसको आज ही अभी ही करना है। तो मेरे ख्याल में मान के क्या जम्मू वासियों के लोग भी ये नहीं सोचते होंगे कि नगीना मेंबर पार्लियामेंट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू में आएंगे, लेकिन आज वो जम्मू की धरती पर पिछले 2 दिन से जहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, ये जो हमारे युवक हैं ये इनकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो रहे हैं जिस तरह चुंबक जो है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। वो इसलिए कि आज जो नौजवान है पढ़ा लिखा है, पहले से ही हमारे देश में पढ़ाई जो है वो बहुत ही महंगी हो गई है। उसका कारण सर के नोटिस में मैं लाना चाहता हूं कि जहां पर पिछले 10-12 साल से बीजेपी का राज रहा है, तो बीजेपी ने, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं क्योंकि मेरा वास्ता एजुकेशन से रहा है पिछले 30 साल का, तो बहुत सारे हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल जो है वो इस समय बंद हो चुके हैं। अब बंद क्यों हुए हैं? ये मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी रही, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन शांत होता तो वो जो हमारे स्कूल हैं, हाँ, तो दूसरा जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है, सर हमें वहां पर टीचर जितने भी लोग होते हैं, लेक्चरर लोग जितने भी होते हैं, वो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ पढ़ाने के बदले और ही बच्चों को रिमार्क करके हमें ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जिससे हमारी एकेडमिक साइड जो है वो वीक होती जा रही है पिछले 10-12 सालों से। जब बच्चे 12th पहुंच जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो सर मैं ये भी आपको सेकेंडरी तौर पर बताना चाहता हूं कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 10,500 रुपया फीस है आज तक। तो एक किसान और एक गरीब जो है वो अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकता अगर उसके पास 10,500 रुपया नहीं होंगे। तो एजुकेशन करना भी मुश्किल है और इसमें एडमिशन लेना भी मुश्किल है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, कि कुछ बच्चों ने अकेडमिक साइड में अपनी मास्टर डिग्रियां की है, कुछ लोगों ने टेक्निकल क्वालिफिकेशन पाकर अभी वो पिछले 10-12 साल से बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। तो सर आपके ऊपर ही उन्होंने एक उम्मीद लगा रखी है। तो सर उन्होंने आपके ऊपर ही एक उम्मीद लगा रखी है कि आप जब संसद में बोलते हो तो आपको सुनने के लिए 543 जो MP है वो कहते रहते हैं कि
एडवोकेट चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि अगर हम एडवोकेट चंद्रशेखर राव को नहीं सुनेंगे तो ये अपनी पार्लियामेंट जो है वो सड़कों में भी लगा लेते हैं, तो समाज के हित के लिए वो काम करके ही दिखाते हैं। तो इसका उदाहरण जो है वो आपने 11 सितंबर को देखा ही था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जब रिजर्वेशन की बात आई तो इन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी कि पूरा वार्ड जो है उस समय गिर गया। साथियों, नौजवानों की तो एक परेशानी है ही, क्योंकि उन्होंने किसी ने 14 साल पढ़ाई में दिए हैं, कहीं उन्हें 14+4 18 साल दिए हैं बीटेक एमटेक करने में। तो आज वो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं और ओवरेज की वजह से उनका आगे जो है वो भविष्य खत्म होने जा रहा है। सर, आज के नोटिस में मैं किसानों की बात लाना चाहता हूँ। हाँ, ये गाड़ी है JK02 AG 6048, ये रास्ते में है, इसको कहीं साइड पर लगा दीजिए, जल्दी से जल्दी जाइए, रेड कलर के आल्टो। तो सर, मैं किसानों की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं ये किसान का बेटा हूँ और अभी मैं किसानी भी करता हूँ, तो मुझे सारा पता है कि एक किसान को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर, हमारी जो जिम्मेदारी है इस समय वो टोटली फेल हो चुकी है। जिसके पास 4 कनाल लैंड है, जिसके पास 10 कनाल है, जिसके पास 20 कनाल है, वो सभी इस समय जो है वो मुरझाए हुए चेहरे हैं, क्योंकि जमीन में फसल लगाना इतना महंगा हो गया है। वहां उसकी बुआई, कटाई, लगवाई, पिंडाई, जितने भी हम खेती में काम करते हैं, जो उसका कास्ट का प्रोडक्शन होता है, तो जब हम उसकी सेल करते हैं तो एवरेज निकाल कर हम लॉस में जाते हैं, क्योंकि सरकार हमारे चावल की जो मुंजी है, तो मुंजी की रेट जो है वो 2 से 2,500 क्विंटल का डालती है और कनक का भी इतना ही रेट डालती है, और इससे हमारा खर्चा जो है कनाल का वो 2,500 से 3,000 रुपया हुआ होता है। तो किसान जो है उसकी हालत बहुत खराब है। तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक रेट निकाल देती है 2,500 क्विंटल या 2,700 रुपया क्विंटल, तो ठेकेदार जो लोग हैं वो आ जाते हैं, तो किसान को दूसरा फसल भी लगाना होता है, जिससे उनको वो जल्दी में वो लुट जाते हैं। तो सर, पार्लियामेंट तो उनकी तरफ भी मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते वहां पर बताइए कि इनका रेट जो है वो एकदम ठीक जो होना चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं सुनाने की। भाजपा जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, गलियां नालियों की बात करते हैं, सड़कों की बात करती हैं। तो सर, पिछले 15 दिनों से मेरा जो टूर रहा है पूरे गांव में, वहां पर गलियां, सड़कें, नालियां सबकी गंदी हालत है। इवन कि जहां पर हमारे भाजपा के नेता रहते थे उनका भी बुरा हाल है। सिर्फ रिंग रोड दिखाते हैं, हमें रिंग रोड तक पहुंचने के लिए अपनी गलियां, नालियां, सड़कों का इस्तेमाल करना होगा। तो सर, ज्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन हमने टाइम दी, मेरा कहा कि 12 बजे हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट जी इधर पहुंचेंगे, हम डिटेल में सारी उनके बातें जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो उनके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इतना टाइम ना होने के बावजूद मैं अपनी बात को जहां समाप्त करने जा रहा हूं, इसी के साथ जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और
जाने से पहले जहाँ पर लंगर खाकर ही जाना, ऐसे नहीं चले जाना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। बुजुर्गों, साथियों, भाई बहनों, आप सुबह 9 बजे से जहां आकर के जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, अपने महबूब नेता को जिनको आप सुनना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री चंद्रशेखर आजाद जी, तालियों से इनका स्वागत करें। जय भीम। माइक कर लो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज चुनावी सभा में जम्मू की मड़ विधानसभा में हमारे सामान्य प्रत्याशी सोमनाथ जी के चुनावी प्रचार में मुझे यहां आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सोमनाथ जी का, इनकी पूरी टीम का, इनके चुनाव में मेहनत कर रहे सभी साथियों का और इस क्षेत्र की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी माँ बहनों का जो बहुत भीषण गर्मी में यहाँ बैठी हुई, मैं उनके प्यार आशीर्वाद का भी धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ घर में आदमी बिना पंखे के 1 मिनट नहीं बैठता, वो यहाँ इतने लंबे समय से बैठी हैं और मुझसे इतना प्यार करती हैं कि गर्मी की परवाह भी नहीं कर रही। साथ साथ मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो 1 तारीख में वोट पड़ेगी, उस विधानसभा मड़ के आधार पर रखा गया है। मैं यहां काम करने वाली हमारी टीम मिशन 78 की भाई जसारत जी, भाई रजत जी, भाई पवन जी, भाई गुलशन जी, माई सरदार जी, एडवोकेट दिनेश जी, संजीव कुमार जी, सतीश जी, मूलराज जी, पप्पू जी, राजकुमार जी और मंजीत सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप पिछले लंबे समय से यहां बैठे हैं और आप ये भी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इस देश के हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से विधानसभा चुनाव से दूर रहा है। उनको विधानसभा चुनाव में वोट डालकर अपने मत के प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आपको इस बार मौका मिला है और आपको अपने बीच के प्रतिनिधित्व का चयन करना है कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो आपका विधायक
पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा, उसको आपकी समस्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, वो आपकी समस्याओं को मौका मिलने पर विधानसभा के पटल पे किस तरह रखता है और संबंधित विभागों में जाके किस तरह अपनी मांग को रख के आपकी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करता है, ये जानकारी भी उसको होनी चाहिए। इन 3 पैमानों पे तो मास्टर सोमनाथ जी खड़े उतरते हैं। वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है, संघर्षशील व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है, आपकी समस्याओं से वाकिफ है। कई समस्याओं उन्होंने मंच के माध्यम से मुझे भी बताने का काम किया और मुझसे उम्मीद की कि चाहे वो स्कूल का मामला हो, एजुकेशन के लेवल पे जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अमीरों गरीबों के बीच खाई पैदा करके किया गया है कि पैसे वाले लोग तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लगभग शून्य कर दी गई है, तो गरीब मजदूर के बच्चों का क्या होगा, वो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। साथ साथ उन्होंने किसानों की समस्या भी मेरे सामने रखी है। आप जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे तो हम पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठा रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने का अवसर प्रदान हो और उसके लिए उसके घर के जेब, उसके परिवार की जेब में डाका भी ना पड़े। इस बात का ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। इसलिए मैंने तो पार्लियामेंट में ये मांग उठाई थी कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे मंत्री जी का बेटा हो, चाहे सांसद जी का बेटा हो, चाहे विधायक जी का, प्रमुख शासन का, सरपंच जी का, या क्लास 1 से लेके क्लास 4 के किसी अधिकारी का बच्चा हो, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने का अवसर मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में सबके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब एक ही टेबल पे जिले के कलेक्टर का बेटा और बराबर में किसान मजदूर का बेटा बैठेगा, तो मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और गरीब के बच्चों को भी इच्छा अनुसार पढ़ने का मौका मिलेगा और उनके परिवारों पर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा। साथ साथ हेल्थ पॉलिसी में भी हमने पार्लियामेंट में इसी तरह की मांग की थी कि हेल्थ पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में ही सरकारी सुविधा लेने वाले, सरकारी तनख्वाह लेने वाले, सरकारी सुरक्षा लेने वाले लोगों का, उनके परिवारों का इलाज होना चाहिए। यानी कि सोचिए एक अस्पताल में चीफ मिनिस्टर का इलाज भी हो, वहीं बराबर में मजदूर का भी इलाज हो, वहीं बराबर में दूसरे बेड पे किसान का भी इलाज हो। तो अगर ऐसी पॉलिसी बन जाएगी तो मेरा ये मानना है कि फिर सभी को बहुत कम दामों पे बढ़िया से बढ़िया इलाज की व्यवस्था होगी और गरीबों को इलाज की कमी और पैसे की कमी कारण जान नहीं गंवानी पड़ेगी। किसानों की समस्याओं पे हम लोग लंबे समय से सड़कों पे भी जब 13 महीने आंदोलन चला और पार्लियामेंट में भी हम आवाज उठा रहे हैं। साथ साथ बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए और मजबूत कानून व्यवस्था के लिए भी लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार सवाल उठा के सरकारों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को भी, स्पोर्ट को भी बढ़ावा मिले, छोटे छोटे गांव में स्टेडियम बने, लाइब्रेरियां बने कि ग्रामीण प्रतिभा को भी आगे निकल के आने का मौका मिले और उनको भी प्रदेश और राष्ट्र का, देश का गौरव बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामान्य साथियों, मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये तभी संभव है जब आप बड़ी बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट करके काम करने वाले लोगों को, जिस तरह से हमारे नगीना के लोगों ने मुझे मौका दिया था, इसी तरह से आप लोग भी भाई सोमनाथ जी को मठ विधानसभा से एक एक कीमती वोट
केतली के निशान पर डालकर कामयाब करके विधानसभा भेजे, तभी ये मेरे द्वारा बताई गई पॉलिसियों पे सरकार का ध्यान आकर्षित करके इन पॉलिसियों को लागू करा के आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का काम करेंगे। साथ साथ बेरोजगारी की समस्या यहाँ भी है। कल शाम भी मुझे बहुत सारी माएं मिली थी, बहनें मिली थी, बच्चियां मिली थी, नौजवान मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा, माँ ने मुझसे कहा कि हमारे लिए पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां बेरोजगार घूम रहे हैं, आप प्रयास करो कि इनको रोजगार मिले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सोमनाथ जी की मदद करते हैं तो सोमनाथ जी विधानसभा में जाकर यहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए सवाल खड़ा करेंगे, बैंगलोर भरवाने का काम करेंगे, उद्योग धंधे लगवाने का काम करेंगे, कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे और गांव में रहने वाली महिलाओं को, बेटियों को और नौजवान साथियों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। साथ साथ लोन की प्रक्रिया को आसान करवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे कुटीर उद्योग के जरिए रोजगार की व्यवस्था बनाने में कामयाब होंगे। सम्मानित साथियों, ये वोट हमें आसानी से नहीं मिला, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को अपना जीवन जो है अर्पित करना पड़ा और बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम साहब ने भी अपना पूरा जीवन अर्पित किया, तब जाके हमें वोट का अधिकार और वोट का प्रयोग करने का मौका मिला। लेकिन लंबे समय से हम कभी किसी दल को और कभी किसी दल को वोट देते हैं, फिर बाद में 5 साल पछताते हैं कि हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। जो लोग हजारों साल से आपकी बात नहीं सुनते आए, वो अब आपकी बात क्या सुनेंगे। अगर आपको अपनी बात सुनवानी है तो अपने बीच के लोगों को वोट की ताकत देनी पड़ेगी और अपनी सेवा करने का मौका देना पड़ेगा। साथ साथ आप ये भी समझिए, आपके पास जिस तरह से अगर आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो और वो सामान खराब निकल जाए तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दुकान पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं और अगर शिकायत नहीं सुनी जाती तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके भी अपनी अपील दाखिल करके अपने मुआवजे की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति में उल्टा है, आपने किसी को वोट दी, उसने आपसे बहुत सारे वादे किए, वादे पूरे नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा आप उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। इसलिए पुरानी गलतियों को दोहराओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरह से आप सामान खरीदने जाते हैं और 10 रुपए के सामान को भी 3-4 बार चेक करते हैं कि ये सामान खराब तो नहीं है, सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया, सामान का पैकेट पुराना तो नहीं है, माल पूरा तो है या नहीं है। जब 10 रुपए के सामान में सोच विचार करते हो तो करोड़ों रुपए से कीमती वोट डालने जाते हो तो भी सोच विचार करना चाहिए। जिसको वोट दे रहे हैं, क्या ये आपकी वोट के काबिल है, क्या ये आपकी वोट का सही प्रयोग करेगा, या दूसरे नेताओं की तरह अपने और अपने परिवार भ्रष्टाचार के बारे में भ्रष्टाचार को सुनिश्चित करके अपने अपने बारे में सोचेगा। ये तो हमारे हाथ में है, हमारे फैसले ही जम्मू का भविष्य तय करेंगे, कश्मीर का भविष्य तय करेंगे। और अगर आप जिम्मेदारी से मेरी बात मान लो और जितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हो, मैं भी हाथ जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने लोगों से अपील की, मुझे सभा में जाने दो। गांव के बाहर बड़ी संख्या में हमारे लोग जुटे हुए थे और अभी भी जाम लगने की वजह से सब लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आप सब लोग मेरी बात मान लो और आपकी जेब में जो फोन है इसका प्रयोग करके अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों तक ये अपील खुद से करने लग जाओ कि हमें मध्य विधानसभा में भाई सोमनाथ जी को वोट करके 1 तारीख को केतली का बटन दबाना है। तो मैं विश्वास से कहता हूँ, आपकी मेहनत के आगे कोई काम मुमकिन नामुमकिन नहीं है। आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी और भाई सोमनाथ जी बहुत ही अच्छे मतों से चुनकर विधानसभा जाएंगे। और अगर जिस तरह से 7-8 घंटे हम लोग अपने परिवारों को चलाने के लिए काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, अगर हम 1 घंटा भी आज से अगले 5-6 दिन भाई सोमनाथ जी इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए और अपने लोगों की सुनवाई हो, उनकी ताकत बने, इसके लिए काम करेंगे तो मेरा विश्वास है
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर 1 घंटे का समय भी रोज आपने दिया तो वो दिन दूर नहीं कि अगले 5-6 दिन में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा हमारी विधानसभा का जहां तक हमारी बात न चली जाए और जहां के जन समर्थन को हम लोग भाई सोमनाथ जी के साथ में खड़ा कर दें। लेकिन ये आपके मेरे हाथ में है, अकेला मैं भी या सोमनाथ जी या रजत जी या जफारत भाई या हमारे साथ आए सीनियर साथी भाई हितेश जी, बटपाल जी, यशवनी जी, बोकारिया जी भी ये काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका प्यार, आपका सहयोग टीम के रूप में हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमारे विधानसभा के लोगों से, महान जनता से कहना चाहता हूं कि वो अब तक क्या करते आए इसके लिए मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन आने वाले कल में अगर वो अपना फैसला वोट के आधार पर आजाद समाज पार्टी के पक्ष में करते हैं, भीम आर्मी के पक्ष में करते हैं, तो आपकी सेवा करने का मौका मुझे और सोमनाथ जी और हमारे साथियों को मिलेगा और एक पढ़ी लिखी आवाज विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेगी और आपके क्षेत्र की समस्याओं को मुक्ति दिलाने का काम करेगी। साथ साथ आने वाले कल में बड़े संख्या पे, बड़े पैमाने पे और कमजोर हकपंथी समाज के लोगों को पार्टी संगठन के साथ जोड़ने का काम करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले कल में एक बड़ी मजबूत ताकत आप जम्मू और कश्मीर में बनेंगे और सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी और आपके द्वारा लोगों के जीवन में जो समस्या है उनका हल होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बड़ी हिम्मत से सुना, बहुत सारा प्यार सहयोग दिया। इसी प्यार सहयोग को और आगे बढ़ाते हुए मैं हाथ आगे आपसे अपील करता हूँ कि भाई सोमनाथ जी का दोनों हाथ आगे स्वागत करें और इनको समर्थन देने का विश्वास दिलाएं, जिससे और मजबूती से फील्ड में जाके मेहनत करें और एक एक आदमी को जोड़ के भविष्य में मन विधानसभा की समस्याओं के लिए लड़ने का काम करें और इन विधानसभा की समस्याओं को दूर करके यहाँ के जनमानस की जिंदगी खुशहाल करने का काम करें। 2 मांगे बड़ी मेरे सामने रखी गई है। पहली मांग ये है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल जम्मू कश्मीर की भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने वादा किया है कि पार्लियामेंट में हम इस आवाज को बड़ी मजबूती से उठाएंगे और हमें तो ये बताया गया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदल गई है, उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो गई है, उनको रोजगार मिलने लगा है, आरक्षण का फॉर्मूला लागू होने लगा है, उनकी समस्या हल होने लगी है, वो अब खुश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहते हैं जो जनता का मत होता है वही जो है इसका मत होता है, कुदरत का मत होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप 370 हटने से खुश हैं? जोरदार आवाज में बताइए, हाथों से पता नहीं लगता है। क्या आप खुश हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को पुनः मिले? तो भाई मैं तो दिल्ली में बैठ के सोचता था कि भाई ये तो सरकार ने जनता के हितों का काम माफ कर दिया। मुझे क्या पता था कि दिल्ली में बैठे लोग आपके हितों का नहीं, अपने और अपने पूंजीपतियों के साथियों का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि किसी पार्टी को आगे बढ़ाने से अच्छा है खुद को आगे बढ़ाओ। भाई सोमनाथ जी आगे बढ़ेंगे तो आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जम्मू आगे बढ़ेगा, जम्मू आगे बढ़ेगा तो जम्मू देश का बहुत मजबूत हिस्सा है, देश आगे बढ़ेगा। और मैं आपकी मांगों के साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। मंडल विधानसभा की जनता जिंदाबाद, यहाँ के बेहतरीन प्रत्याशी जिंदाबाद, यहाँ की पूरी टीम जिंदाबाद। आगे मजबूती से काम करके एक एक वोट को तैयार करके अपना और अपने बच्चों के भविष्य का फैसला अपने हाथों में लो। कठपुतली मत बनो, किसी के भरोसे मत रहो। समस्या आपकी है तो आपको लड़ना पड़ेगा और अगर आप नहीं लड़ोगे तो कोई नहीं लड़ेगा। एक बेहतरीन संचालक के तौर पर एक मजबूत साथी और यहाँ थे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और उपस्थित महान जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मुझे